Okay, students. Last time we have discussed about self-inductance of solenoid, जिसमें हमने पढ़ा था कि solenoid है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, N इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हैं, L इसकी लेंथ है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो इसके सोलेनोइड के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है म्यू नॉट N इंटू आई। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है V इंटू ए, तो मैं B की वैल्यू यहाँ लिख दिया म्यू नॉट N आई इंटू ए की जगह यहाँ A आ गया। तो आपने ये कैलकुलेट किया था, और यदि N सभी टर्न्स से हमने मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो फाई इजिकल टू N इंटू ये, और ये आपके पास फार्मूला आ गया, यहाँ पे ये आपके पास फार्मूला आ गया। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि फाई इजिकल टू L इंटू आई, तो यहाँ आई तो यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, तो आई से ये आई को हम हटा देते हैं, तो L की जगह क्या बन गया, L इजिकल टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि N कैपिटल N जो है वो N इंटू L होता है, स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है स्मॉल n। तो यहाँ n लिख दिया हमने, ये फार्मूला बन गया म्यू नॉट N स्क्वायर L स्क्वायर A, L से एक L कट गया, तो ये भी आपके पास फार्मूला हमने ये कैलकुलेट किया था। ओके, अब हम आज स्टडी करने वाले हैं वो है कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स, यदि एक से ज़्यादा कॉइल्स हों। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई बहुत ऐसा टेक्निकल बहुत क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसको आप समझ सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। तो आपके पास दो तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं। एक जो कम्बिनेशन है वो कॉइल्स इन सीरीज है, और एक बार जो हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं वो कॉइल्स इन पैरेलल है। तो दोनों के स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं कि एक कॉइल ये है, एक कॉइल, ये दूसरी कॉइल, इसका इंडक्टेंस L1, इसका इंडक्टेंस L2, और यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। मैं इसको आपको पैरेलल समझा रहा हूँ दोनों को। और जब पैरेलल जोड़ेंगे तो कैसे होगा, एक कॉइल ये है जिसका इंडक्टेंस L है, दूसरी कॉइल ये है जिसका इंडक्टेंस ये पैरेलल में जोड़ दी, इसका L1 है, इसका L2 है। इनको पैरेलल में जोड़ा है, पैरेलल में ऐसे जोड़ा हुआ है इनको। तो इसमें से करंट I पास कर रहा है। अब ये जो करंट I है यहाँ पे दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर से I1 जाएगा, नीचे से I2 जाएगा, ठीक है। तो ये दो पैरेलल इस सीरीज कॉम्बिनेशन है कॉइल्स का, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हम मान लेते हैं कि जब करंट I फ्लो करता है तो लेट E1 एंड E2 आर induced EMF, are induced EMF in coil L1 and coil L2। तो जो हमने फैराडेज लॉ पढ़ा है या इससे पहले जो हमने स्टडी किया है, सो E1 इज इक्वल टू माइनस L1, करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें से, I करंट फ्लो कर रहा है, दोनों से एक ही बराबर करंट फ्लो कर रहा है, I1 DI अपॉन DT, एंड E2 इज इक्वल टू माइनस L2 DI अपॉन DT। तो यहाँ पर EMF E1 पैदा हो रहा है, यहाँ पे EMF E2 पैदा हो रहा है। देयरफॉर टोटल EMF कितना हो गया, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब जैसे E1 की वैल्यू है L1 D माइनस चिन्ह भी है, माइनस L1 DI अपॉन DT, आगे प्लस
लेकिन प्लस की जगह भी यहाँ माइनस ही आएगा, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है इसके साथ, माइनस L2 di/dt। इसका EMF जो नेट, इसका जो टोटल कंबाइंड EMF है उसको मैं E कह रहा हूँ, तो उसकी फार्मूला, और इसका जो इंडक्टेंस है उसको L बोल रहा हूँ, माइनस L di/dt। यहाँ हेयर E इज इक्वल टू माइनस L di/dt, ये हमने पढ़ा है पहले। देयरफॉर अब माइनस से माइनस सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। यहाँ di/dt है, यहाँ भी di/dt है, यहाँ भी di/dt है, तो कॉमन आएगा, सब एक दूसरे से कट जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ यहाँ पे L इज इक्वल टू L1 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये चिन्ह जो नेगेटिव के हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव के कन्वर्ट हो जाएंगे, L1 प्लस L2। ये लग गया आपको पता कहाँ से आ गया, ये DA कट गया आपस में, ये भी कट गया आपस में, ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, माइनस माइनस सब आपस में कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। तो क्या हो गया, हमने दो कॉइल्स सीरीज में जोड़ी थी, तो उनका जो नेट इंडक्टेंस होता है वो कितना हो जाता है, सम ऑफ देयर। ठीक है, जैसे आपने रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा हुआ है, रेजिस्टेंस के केस में भी ऐसे पढ़ा कि दो रेजिस्टेंस आप R1 और R2 लगाते हैं तो नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2। अब पैरेलल में जोड़ते हैं, वो यहाँ पर भी वैसा ही रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हमें पता लगता है हेयर करंट I इज इक्वल टू, क्योंकि एक करंट दो हिस्सों में बंट गया, I1 प्लस I2। ये I1 ऊपर चला गया, I2 यहाँ चला गया, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ ये था फार्मूला, यहाँ ये फार्मूला आ गया, बस इतना सा फर्क है, यहाँ EMF का सम है, यहाँ करंट का सम है। ठीक है, तो दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, differentiating both side with respect to time t। तो क्या बन गया, di/dt हमने इसके इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। दिस इक्वेशन नंबर 1। वी नो, जो हमें मालूम है, EMF इज इक्वल टू माइनस L di/dt। देयरफॉर di/dt किसके बराबर हो गया, ये di/dt, L को ले गया इधर, माइनस भी इधर आ गया, माइनस E/L। सो di1/dt किसके बराबर होगा, इसी तरह से माइनस E/L1। di2/dt किसके बराबर होगा, माइनस E/L2। इनका यूज़ करिए, ये इक्वेशन 2 है, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, यहाँ यूज़ कर लीजिए। तो 1 में क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या लिखेंगे, माइनस E/L इज इक्वल टू, इसकी जगह माइनस E/L1, फिर माइनस E/L2। माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे, प्लस हो जाएगा, E से E कट जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास, सो 1/L इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस के केस में आता है वैसे यहाँ आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/L इज इक्वल टू L1 L2 LCM आ गया, तो क्या बन गया ऊपर, L1 प्लस L2/L1 L2, और L इज इक्वल टू L1 L2/L1 प्लस L2। तो यदि आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि दो इंडक्टर दिए हों, उनका इंडक्टेंस दिया गया है और उनको
आपको कहा जाए कि पैरेलल में जोड़े हैं तो बताओ टोटल इंडक्टेंस कितना होगा, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सीरीज़ में जोड़े हैं तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड आया होगा। इसके बाद हम एक छोटा सा आर्टिकल और है जो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। इंडक्टर मान लीजिए आपके पास ये इंडक्टर है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। और करंट फ्लो करने के लिए आपको मालूम है किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक बैटरी की ज़रूरत होती है जो करंट भेजती है। अपने आप तो करंट पैदा होता नहीं है। और ये की है, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसका इंडक्टेंस जो है वो एल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे की को आप स्विच ऑन करेंगे, एज द की, अब जो मैं कह रहा हूँ उसको लिखना है। सपोज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग, व्हेन द की इज स्विच्ड ऑन, then the induced EMF is produced in the inductor, that is E is equal to minus L di upon dt, right? Now this induced EMF will oppose the change of current, जो यहाँ करंट 0 से मैक्सिमम बढ़ रहा है उस करंट को अपोज कर रहा है। तो in order to maintain this current I through the inductor, this battery has to do work. This battery has to give at least this much induced EMF. This induced EMF in the coil opposes the change of current or flow of current. So, in order to maintain the current I and EMF and EMF E should be provided by external बैटरी। फिर से सुन लीजिए, जैसे की को ऑन करेंगे, यहाँ करंट चेंज करेगा, चेंजिंग करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है इस करंट को फ्लो करने से रोकेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये करंट फ्लो करे, तो क्या होना चाहिए, जो इसको रोक रहा है, रोक कौन रहा है इसको, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ रोक रहा है, तो इतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ, यदि ये अपोज कर रहा है तो इस बैटरी को भी इतना ही ईएमएफ देना होगा ताकि करंट जारी रहे, इसके इफेक्ट को कम किया जा सके, इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। सो ईएमएफ ऑफ बैटरी, बैटरी का कितना ईएमएफ होना चाहिए, इज E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, इसी के बराबर होना चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होना चाहिए। लेकिन उसका साइन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है। हेयर साइन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं है, ये बैटरी दे रही है ईएमएफ को। ठीक है, तो बैटरी क्या कर रही है, जो इसको, जो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसके इफेक्ट को कम कर रही है। जितना ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा है उतना ही बैटरी ईएमएफ देगी ताकि उसके इफेक्ट को कम करे और ये करंट इसमें से फ्लो करता रहे। सो इन ऑर्डर टू सेंड चार्ज डी क्यू, चार्ज डी क्यू, क्यू होता है चार्ज, डी क्यू का मतलब स्मॉल चार्ज, थ्रू इंडक्टर, चार्ज भेजने का मतलब करंट भेजना इसमें से, थ्रू इंडक्टर, वर्क डन इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब आपने वर्क पढ़ा है, आपने पोटेंशियल पढ़ा है, पोटेंशियल इज इक्वल टू
पोटेंशियल किसके बराबर होता है? वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क किसके बराबर हो गया? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो यहाँ वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल की जगह यहाँ ईएमएफ है, ईएमएफ इनटू चार्ज। कितना चार्ज भेजा? डी क्यू। तो ई की वैल्यू पुट करिए। सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एल डी क्यू को मैं यहाँ ले आऊँगा, डी आई को मैं बाहर ले जाऊँगा। एल डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी इंटू डी आई। ये डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये होता है एल आई इंटू डी आई। ये आई कहाँ से आया? हेयर डी क्यू अपॉन डी टी किसके बराबर हो गया? आई के बराबर हो गया। सो डी डब्ल्यू किसके बराबर आ गया हमारे पास? एल आई डी आई। अब यहाँ नेट वर्क डन निकालना हमने। देयरफॉर टोटल वर्क डन in order to send current, maximum current, maximum ब्रैकेट में लिख दिया, to send current maximum है आई नॉट। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जोड़ने का तरीका जो है वो इंटीग्रेट करते हैं हम। एल आई डी आई, लिमिट जीरो से, शुरू में जीरो करंट होता है, मैक्सिमम कितना करना है हमने? आई नॉट। तो एल कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए। इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डी आई, जीरो से आई नॉट। इस हमने एक फार्मूला पढ़ा है पहले, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स। ये फार्मूला पढ़ा है, एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स, मतलब वेरिएबल है एक्स, यहाँ वेरिएबल है आई। तो एक्स की जगह यहाँ आई है और डी एक्स की जगह यहाँ डी आई है। ये फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ एक्स की जगह आई है, आई की पावर कितनी है? यहाँ पे वन है, आई की पावर वन। तो वन है तो वन प्लस वन, जैसे यहाँ पे वन एन प्लस वन, तो एन की जगह यहाँ वन है तो एन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, और लिमिट लगेगी। अब लिमिट भी है यहाँ पे, लिमिट है जीरो से आई नॉट। तो कितना वर्क डन आ गया हमारे पास? यहाँ एल तो है ही है, बाहर है, एल तो बाहर है ही है। डब्ल्यू इज इक्वल टू एल, अब आई स्क्वेयर अपॉन टू, लिमिट जीरो से आई नॉट। इसको खोल दो, एल, अब आई की जगह पहले ऊपर की लिमिट लिखते हैं, आई नॉट स्क्वेयर अपॉन टू, माइनस फिर आई की जगह नीचे की लिमिट लिखते हैं, नीचे की लिमिट जीरो है तो जीरो। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एल आई नॉट स्क्वेयर अपॉन टू, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, हाफ एल आई नॉट स्क्वेयर, और डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वेयर। ये जो वर्क डन है आई नॉट करंट मेंटेन करने के लिए, दिस वर्क डन is stored as potential energy in inductor, potential energy in inductor। और इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर
इज यू लिखते हैं हम उसको, पोटेंशियल एनर्जी को यू लिखते हैं, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ये एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है। दिस एनर्जी is stored in the form of magnetic field energy। अब इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। इस फार्मूले को कैसे लिख सकते हैं? हमें मालूम है, हमने सोलेनाइड का एग्जाम्पल लेना है। मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सोलेनाइड, ये हायर ऑर्डर क्वेश्चन है, कई बार इनसे न्यूमेरिकल्स होते हैं। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इन्हीं के बेस्ड के ऊपर न्यूमेरिकल होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता वहाँ पे। मैग्नेटिक एनर्जी stored in solenoid। हमें ये मालूम है, वी नो मैग्नेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, U इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। एल जो है वो इंडक्टेंस है सोलेनाइड का, आई जो है उसमें करंट फ्लो कर रहा है सोलेनाइड के अंदर। अब हमें मालूम है फॉर सोलेनाइड, हमने इन दोनों को फार्मूले को हटाना है यहाँ से। सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है सोलेनाइड के अंदर सेंटर में, म्यू नॉट एन आई। लेकिन यहाँ करंट आई नहीं है, यहाँ करंट कितना बोल रहे हैं हम, आई नॉट बोल रहे हैं, आई नॉट। देयरफॉर आई नॉट किसके बराबर हो गया, बी अपॉन म्यू नॉट एन। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो हमने आई नॉट का मतलब निकाल दिया यहाँ पे, एल को भी हटाना है हमने यहाँ पे। हमें मालूम है फॉर सोलेनाइड, हमने एल का फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ये सोलेनाइड के लिए निकाला था हमने फार्मूला पिछले लेसन में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर, एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एल लेंथ ऑफ सोलेनाइड, ए एरिया, ये हमारे पास सोलेनाइड का फार्मूला है। तो एल का पता भी लग गया। ये इक्वेशन नंबर 2 है। हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन 1, बोलिए, u इज इक्वल टू हाफ, अब बोलो l की जगह क्या लिखूं, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, लिख दिया मैंने। l की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। आगे अब i की जगह क्या लिखूं, i की जगह ये है b अपॉन म्यू नॉट एन, लेकिन इसका क्या है, आई का नॉट का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो क्या बन गया यहाँ पे, u इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए गुणा यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर, आगे एन स्क्वायर। अब क्या क्या कट गया देखो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। तो u इज इक्वल टू हाफ, एक म्यू से यहाँ एक म्यू भी कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास, हाफ, आगे बी स्क्वायर, आगे एल ए अपॉन म्यू नॉट। ये मैग्नेटिक एनर्जी आई सोलेनाइड की। दिस इज फार्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सोलेनाइड। अब यू एम अपॉन वी, इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये क्या होती है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, सो यू एम बार लगा दी मैंने इसके ऊपर, इसका मतलब ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, यू एम
पर यूनिट वॉल्यूम। UM वॉल्यूम कितना होता है सोलेनोइड का, लेंथ इनटू एरिया। तो क्या बन गया, हम फार्मूला लिखें, हाफ B² LA अपॉन म्यू नॉट, ये तो बन गया UM का फार्मूला, इनटू वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, LA 1/LA। तो क्या कर गया, LA से LA कट गया। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या आ गया, हाफ B² अपॉन म्यू नॉट। ये जस्ट मैथमेटिकल ड्रिल है, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको यदि आप थोड़ा सा 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को, एक एक इसको लाइन को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आया, तो मैथमेटिकली है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो इसके साथ हम इस यूनिट के पहला जो चैप्टर है उसको हम फिनिश कर रहे हैं। इसके बाद हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में स्टडी करेंगे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको प्रैक्टिस करना है और इस यूनिट को आपने अच्छी तरह से अब तैयार करना है। ओके, थैंक यू।